वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे इस साल भर में 2023 में जो इंडिया के हाईज और लोज हुए हैं उसके बारे में एक बात करना चाह रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स में तफसील से नहीं बात करूँगा, बस आइडेंटिफाई करूँगा कि मेरी नज़र में इंडिया के सात हाईज क्या थे और इंडिया के 4 लोज क्या थे। और मतलब इसमें कोई सर्वे वगैरह नहीं किया, दिस इज माय पर्सपेक्टिव। और मैं कल से इसके बारे में सोच रहा था और जो जो चीज़ें मेरे जहन में आई मैं उनको लिस्ट किया हूँ और मैं आपको उनको बारी बारी से बताऊंगा। मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि 3 जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं इंडिया के लिए, 3 हाइज, 4 लोज और फिर 4 हाइज। इस सीक्वेंस में ख़त्म करूंगा मैं। पहले 3 हाइज, फिर 4 लोज, फिर 4 हाइज, ताकि इस एपिसोड के बाद आप अच्छे मूड में एग्जिट हों फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन। इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप लोगों ने अगर कॉन्वर्सेशंस को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू कॉन्वर्सेशंस, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और अगर आप हो सकता है अगर आपको कॉन्वर्सेशंस पसंद आता है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करें और सपोर्ट करें। ज्वाइन करने का बटन सब्सक्राइब करने के बटन के बिल्कुल बाजू है। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया की 7th हाई है वो जो इंडिया में China+1 की जो पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं यूरोपियन और वेस्टर्न ममालिक, यानी वो अपनी सप्लाई चेन को डिवर्सिफाई करके चाइना पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट्रेटेड था उससे वो मूव होकर इंडिया और वियतनाम को मूव हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ी इंडिया के लिए उपलब्धि या आप अचीवमेंट कह सकते हैं कि अब इंडिया इज आल्सो मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग आईफोन्स। सो जो फॉक्सकॉन जो मैन्युफैक्चरर है आईफोन का डिज़ाइन वगैरह तो आईफोन करता है, उसका कॉन्सेप्ट उनके पास है, मार्केटिंग भी वही करते हैं, लेकिन जो उसके एक्चुअली वंस इट्स डिज़ाइन जो मैन्युफैक्चर करता है फिजिकली फॉक्सकॉन, वो एक ताइवानीज कंपनी है जो अभी तक तकरीबन पूरे आईफोन्स 2017 तक चाइना में बनाता था। अब वो वियतनाम और इंडिया की तरफ मूव होने लगा है। तो फॉक्सकॉन के तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, और अब आईफोन 4 कंपनीज बनाएंगे। खुद टाटाज भी दुनिया की शायद सबसे बड़ी असेंबली आईफोन असेंबली प्लांट बना रहे हैं इंडिया में। तो दिस इज ए मेजर अचीवमेंट। इससे हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रही है एंड इंडिया इज बिकमिंग ए सीरियस प्लेयर सप्लाई चेन में फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव। अभी तक तो इंडिया वाज नोन फॉर सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेसेस वगैरह में, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ अ हार्ड कोर एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट, उसमें भी इंडिया का अब इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। सो वी कैन से दैट दैट इज ए मेजर अचीवमेंट। जो 6 नंबर पे जो अचीवमेंट है वह वो शाहरुख खान का रिटर्न। उसके 2 मूवीज बिग हिट्स हुए हैं, तकरीबन 1000 करोड़ के ऊपर, जवान और पठान। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से ही इवन गॉट सम हेल्प फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिन्होंने लोगों को क्रिटिसाइज किया जो हमेशा से मूवीज को कंडेम करने लगे थे। पिछले 2-3 साल में बॉयकॉट बॉलीवुड के नारे काफ़ी लग रहे थे सोशल मीडिया पे। वी डोंट सी दैट एनी मोर। सो ये जो शाहरुख खान का रिटर्न है विद 2 बिग हिट्स इन, और मेरे ख्याल से ये तीसरा मूवी भी जो उनका आ रहा है अगले हफ्ते या ऑन थर्सडे आई थिंक विल ऑल्सो प्रॉब्ली बी ए बिग हिट। तो ये जो शाहरुख खान का रिटर्न है, इट इज़ रिटर्न ऑफ बॉलीवुड, इंडिया का कल्चरल सॉफ्ट पावर, ना सिर्फ इंडिया में बट के वर्ल्ड वाइड। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि शाहरुख खान का रिटर्न is return of India's cultural soft power खुद इंडिया में और globally. So that is why I think के return of SRK is a big achievement for India this year. It's a big high in India this year. आई एम श्योर कि कई लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे। पठान को भी बाइकआउट करने की कोशिश की गई, पर उसके बावजूद इट वाज अ सुपर हिट। जो तीसरी अचीवमेंट है या हाई है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट वाशिंगटन डीसी को। यहाँ पर जिस तरह से उनको रिसीव किया गया, इट वाज फॉर हिम एज वेल एज फॉर इंडिया
ए मेजर अचीवमेंट। उन्होंने दोनों हाउसेस ऑफ द कांग्रेस को एड्रेस किया, विच इज़ अ वेरी, अमेरिका बहुत रेयरली साल में एक आध बार एक हेड ऑफ स्टेट, फॉरेन हेड ऑफ स्टेट को इनवाइट करता है इस तरह की इवेंट के लिए। लेकिन ये दोनों चीज़ें एक ही साथ होना, वेर ही एड्रेसेस द कांग्रेस एंड देन हैज अ स्टेट विजिट टू द वाइट हाउस, ये बहुत ही रेयर इवेंट था। एंड सो ये कहना कि इंडिया को एक किस्म से बहुत ही रेयर ऑनर किया अमेरिका ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने और अमेरिका की पब्लिक ने। सो दैट इज ऑल्सो एक recognition कि इंडिया इज बिकमिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब हम नज़र दौड़ाते हैं इंडिया के लोज पर। मैंने 4 लोज आइडेंटिफाई किए हैं। पहले तो इंटरनेट ब्लैकआउट्स। इंडिया अपने आईटी पर, अपने आईटी सेक्टर पर, अपने आईटी इनोवेशन पर, अपने आईटी गवर्नेंस पर, ई गवर्नेंस पर, लीडरशिप पर बहुत गर्व करता है। विश्व गुरु समझता है अपने आप को, दूसरों को हाउ टू यूज द इंटरनेट। इंडिया वांट्स टू लीड द ग्लोबल साउथ, और वेस्ट को भी मतलब इतने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बावजूद इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन इंटरनेट ब्लैकआउट्स। पिछले 5 साल में आधे से ज़्यादा, सारी दुनिया में जितने ब्लैकआउट हुए हैं उससे आधे से ज़्यादा इंडिया में हुए हैं। मिसाल के तौर पे पिछले साल यूक्रेन जो जंग में इन्वॉल्व है रशिया के साथ, उसके पास सेकेंड हाईएस्ट ब्लैकआउट्स हुए थे, और इंडिया उससे 4 गुना ज़्यादा इंडिया में ब्लैकआउट्स हुए थे, 4 times more than यूक्रेन। सो आई थिंक दिस इज़ ए लो फॉर ए कंट्री जहाँ पे इंटरनेट इज़ सो इम्पोर्टेंट। इससे लोगों का बिजनेस का नुकसान होता है। इट सजेस्ट कि देयर इज़ एन अथॉरिटेरियन स्ट्रीक इन द कंट्री। इट ऑल्सो अंडरमाइंस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह। इट ऑल्सो सेज कि गवर्नमेंट को पब्लिक पे उतना भरोसा नहीं है। दे थिंक दैट पब्लिक टेंड्स टू यूज सोशल मीडिया इररेस्पॉन्सिबली। जो दूसरा लो है वो मैं पन्नू गेट कहता हूँ। ये जो खालिस्तानियों के साथ जो इंडिया का, यूएस, कनाडा का जो क्राइसिस चल रही है, डिप्लोमेटिक क्राइसिस, इसमें इंडिया का रेपुटेशन को ज़रूर हार्म हुआ है। एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग, अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ है। एंड मैंने इस पे कई एपिसोड्स किए हैं। प्लीज़ सी एनी वन ऑफ देम टू गेट अ सेंस कि व्हाई आई थिंक इट इज़ ए प्रॉब्लम। पिछले 1-2 साल में अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, बहुत स्ट्रांग हो गए। दोनों मुल्कों का फ़ायदा हुआ है इससे, और ये एक छोटी सी चीज़ की वजह से आई होप इट डजंट रूइन इंडिया यूएस पार्टनरशिप। जो तीसरा जो मैं आई थिंक इज़ अ लो फॉर इंडिया इज़ इंडिया की क्रिकेट परफॉर्मेंस। क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया कल्चरली, सोशली, और इंडिया ने 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स हार गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप जो होम ग्राउंड पे हो रहा था, देयर वाज नो बेटर चांस फॉर इंडिया टू विन वर्ल्ड कप। जिस तरह से इंडिया ने हारा है ऑस्ट्रेलिया से, दोनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप। इट वॉज वेरी डिप्रेसिंग, हालांकि उसमें भी पॉजिटिव था। मोहम्मद शामी, विराट कोहली केम आउट एज द बेस्ट बैट्समैन एंड द बेस्ट बॉलर इन द टूर्नामेंट। इंडिया ने 10 मैचेस लगातार जीते उसमें, लेकिन जो एन वक्त पर दे फेल्ड, एंड सो दैट वाज ए लो। मुझे लगता है कि सारे मुल्क को बहुत दुख हुआ उस वक्त। सो दैट इज़ ए लो। इट ऑल्सो सेज कि इतना पैसा खर्च करके, इतना क्रिकेट को डोमिनेट करके, उसके बावजूद इंडिया पिछले 10 साल में, 10 साल से ज़्यादा हो गए कि वही मेजर वर्ल्ड कप आईसीसी का टूर्नामेंट इंडिया नहीं जीता। हालांकि इस साल इंडिया ऑल्सो वन द एशिया कप, और इंडिया आईपीएल तो हर साल जीतता है, बट नॉट विनिंग ए मेजर आईसीसी टूर्नामेंट एक एक दाग है, कह सकते हैं चांद में दाग है। वो दाग जरूर है इंडिया की क्रिकेट परसोना में। और जो सबसे बुरा लो, और द वर्स्ट लो वाज मणिपुर। तकरीबन 2-2.5 महीने वहाँ वायलेंस चला, इंटरनेट कट ऑफ हो गया। गवर्नमेंट के एस्टिमेट के मुताबिक कुछ 170-175 लोग मारे गए, और कुछ 30-35 लोग अभी भी गायब हैं, जिनकी बॉडीज नहीं मिली, पता नहीं वो कहाँ हैं। तकरीबन 50,000 लोग डिस्प्लेस हो गए इंटरनली, मतलब वो अपने घर छोड़ के भागना पड़ा उनको, अपने घर और गांव छोड़कर। एंड सो द वायलेंस कंटिन्यूड फॉर सेवरल वीक्स, और उससे इंडिया का डोमेस्टिक हार्मोनी पे ज़रूर असर पड़ा हो, और उसका इंटरनेशनल रेपुटेशन पर भी बहुत इंडिया को
लॉस हुआ है डेफिनेटली. सो दीज आर द 4 लोज जो 2023 में मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. इंटरनेट लॉकडाउन, इंटरनेट बेसिकली को जो ऑफ कर देते हैं, ब्लैकआउट्स, दूसरा जो है पन्नू गेट, तीसरा वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में इंडिया का फेलियर इन द क्रिकेट, और मणिपुर का वायलेंस. अब मैं आपको नंबर 4 से नंबर 1 हाई तक बताना चाहता हूँ. तो नंबर 4 पर मैं इंडिया की एमर्जिंग लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ. इंडिया ने जब इंडिया ने 2 बार इस साल में 2023 में ग्लोबल साउथ की, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ के नाम से 2 कॉन्फ्रेंसेस की है. पहले टू सेट द एजेंडा फॉर इंडियाज प्रेसिडेंसी इन G20, और दूसरा टू समराइज इंडियाज contributions or achievements in the G20 for the global south. So India is competing very strongly with countries like China or Brazil, South Africa, जो leaders है of the global south, and India is really becoming the voice of the global south. इंडिया के वजह से अफ्रीका को G20 में मेंबरशिप मिली, अफ्रीकन यूनियन को. साउथ अफ्रीका एक वाहिद मुल्क था जो G20 में इंक्लूडेड था, लेकिन अब अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट हैज अ वॉइस इन G20. अब वो G21 हो जाएगा अगले बार से, थैंक्स टू इंडिया. तो मुझे आई थिंक दिस इज अ बिग डेवलपमेंट कि ना सिर्फ इंडिया इज बीइंग सीन एज ए मेजर power in the world, but it is also seeing कि एक जो बहुत ही बड़ा दुनिया का हिस्सा है जिसमें तकरीबन 150 मुल्क शामिल है, इंडिया इज बीइंग सीन एज अ लीडर ऑफ दैट. यहाँ पे तगड़ा कंपटीशन है चाइना के साथ, बट इंडिया आई थिंक एंजॉयज सॉफ्ट पावर एडवांटेज ओवर चाइना इन द ग्लोबल साउथ. इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रहे हैं. इंडिया का डायस्पोरा इज डूइंग वेल इन द ग्लोबल साउथ. सो आई थिंक दैट इंडिया हैज़ एन एज ओवर चाइना. चाइना का एडवांटेज ये है कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ मनी एंड इट ट्राइज टू इन्वेस्ट. तो मैं इन दोनों को ऐसा समझता हूँ कि आई सी इंडिया एज द एम्बेसडर ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड चाइना एज द बैंकर ऑफ द ग्लोबल साउथ. और जो तीसरी जगह है, तीसरे स्टेप पे मैं इंडिया की जो लीडरशिप हुई G20 में और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से डिड नॉट रियली लीड टू सम मेजर इवेंट्स. सो अल्टीमेटली द फाइनल जो होने वाला था कन्वेंशन, एनुअल कॉन्फ्रेंस, इट बिकेम वर्चुअल. सो बेसिकली एससीओ की ग्लोबल सिग्निफिकेंस इंडिया के उस स्टेप की वजह से कम हो गई. बट इंडिया लीडरशिप G20 वाज वेरी शाइनिंग, इट वाज वेरी सक्सेसफुल, एंड इट नॉट ओनली, मतलब ये ना सिर्फ कि इंडिया की ग्लोबल अहमियत पता चली, बट इंडिया गॉट अ चांस टू सेट द ग्लोबल एजेंडा. दैट इज व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट. और जिस तरह से G7 जो यूजुअली डोमिनेट करता है G20 को, अमेरिका और उसके जो डेमोक्रेटिक अमीर पार्टनर्स हैं, जापान, इटली, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, तो इस बार even the G7 was willing to follow India's lead in G20. तो इस वजह से G20 was a major achievement for India. इससे इंडिया का ब्रांड कहिए आप, इंडिया का स्टैचर, इंडिया की सिग्निफिकेंस, everything went up on the global stage. जो दूसरी जगह पे जो मैं इंडिया के हाई रेट करता हूँ वो है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, which is above 6.5%, 6.5% इस थर्ड क्वार्टर में अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. IMF, वर्ल्ड बैंक सब इस बार का इकरार करते हैं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी. यानी जो बड़े इकोनॉमीज है उसमें इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग. चाइना से बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है. चाइना इज अराउंड 4.5%. US 2.1 एवरेज कर रहा है इस साल, हालांकि थर्ड क्वार्टर वाज वेरी गुड. यूरोप तो 1% से भी कम है. जर्मनी का नेगेटिव ग्रोथ है. जापान का भी बहुत ही लो है ग्रोथ रेट. सो ऑल द मेजर इकोनॉमीज आर ग्रोइंग एट अ वेरी स्लो पेस. इंडिया इज ग्रोइंग एट अ वेरी हाई पेस, 6.5%. और प्रेडिक्शंस ये है कि इस तरह कई सालों तक ऐसा ही रहेगा. And of course, we have seen the forecast कि 2075 तक India will become the second biggest economy, US को overtake कर in the total GDP.
in the nominal terms, not adjusting to the purchasing power. अगर PPP पे adjust करते हैं तो India is already the third biggest economy in the world, लेकिन in the nominal sense it is still the fifth biggest. Japan, Germany और इंडिया चाइना, US चाइना इंडिया से बड़े हैं. इंडिया इज इन द फिफ्थ प्लेस. इस साल इंडिया ने बरतानिया को पास कर दिया. एक्सपेक्टेशन है कि 1.5 साल में जापान और जर्मनी दोनों को पास करके इंडिया विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी. So this is, in my opinion, the second biggest high for 2023. जो सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट इंडिया का मेरी नज़र में फॉर 2023 इस चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग क्लोज टू साउथ पोल. इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री. कहते हैं कि सिर्फ 4 मुल्कों ने ये चीज़ हासिल करे, लेकिन एक मुल्क जो सोवियत यूनियन, इट डजंट एग्जिस्ट. और रशिया का इस साल मून लैंडिंग का एफर्ट फेल हो गया. सो एक्चुअली देयर आर ओनली 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड which have successful moon landings. वो अमेरिका, चाइना और इंडिया है. तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट. इंडिया ने इसे डिड दिस ऑन ए बजट. कहते हैं कि सिर्फ 75 या 77 मिलियन डॉलर्स इंडिया ने खर्च किया है. यहाँ पे हॉलीवुड में मूवीज पे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, और इस साल रशिया ने कुछ 3-4 गुना ज़्यादा पैसे खर्च करके क्लोज टू $250 बिलियन खर्च किए, लेकिन दे फेल्ड इन देयर मून लैंडिंग एफर्ट. सो इंडिया का चंद्रयान 3 द मून लैंडिंग एफर्ट वाज सिंपली फैंटास्टिक. इट शोज कि इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज are now world class. It shows that India is not only good at high tech, but is also good at managing high tech, producing high tech in a sustainable fashion. So I think Chandrayaan 3 was the highest high for India for 2023. तो आई होप कि आप लोग भी इन चीज़ों को सेलिब्रेट करें. सारे इंडियंस को मेरे तरफ से कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दीज हाइज, एंड आई विश यू ऑल इन एडवांस. अभी तकरीबन 2 हफ्ते बाकी है, लेकिन wish you a very happy new year 2024, and I expect more achievements by India in 2024. It is a critical year. इसमें main elections है उस साल के, और we will see what happens in 2024. But until then, आप सबको congratulations for everybody who contributed directly or indirectly to all the achievements जो इंडिया ने इस साल हासिल किए हैं. और until next time, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान. आपने अगर अभी तक Khanversations को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू Khanversations, लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकॉन, और इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब, अपने सोशल नेटवर्क के साथ ज़रूर शेयर करें.